गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। yesterday हमने डिस्कशन किया था बच्चों जीडीआर एडीआर, इफ यू रिमेंबर। एक बहुत अच्छा हेल्दी डिस्कशन था। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट विच इज अ पार्ट ऑफ ऑनर्स फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, देन आज वैसे हमें बेसिकली स्टार्ट करना था आईडीआर, राइट, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये भी ऑनर्स फंड का ही एक पार्ट है और ये खत्म करते ही ये 2 मिनट का है। इसके बाद सारा डिस्कशन किसके ऊपर है बच्चों? बोरोड फंड के ऊपर। एंटायर डिस्कशन विल बी ऑन बोरोड फंड। जैसे आप स्कूल में अपने फ्रेंड से पेन, पेंसिल एंड ये सारी चीजें बोरो करते हैं ना, वैसी कंपनीज भी फंड्स क्या कर सकती है सर? बोरो कर सकती है। सिंपल, ठीक है। तो आइए जल्दी से जीडीआर एडीआर हमने कल पढ़ा था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था स्टूडेंट्स? सर, एक इंडियन कंपनी को अगर फॉरेन कंपनी से फंड्स की रिक्वायरमेंट, फॉरेन कंट्री मींस कहीं से भी ग्लोबल फंड्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिया से, इंडिया में शेयर इशू कर दिए, स्टिल वी नीड मोर फंड्स, तो क्या कर सकते हैं सर? सबसे अच्छा काम कर सकते हैं हम, जीडीआर इशू कर सकते हैं। जीडीआर की एडवांटेज क्या है सर? ग्लोबली कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड वाइड इसे सेल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए डिपॉजिटरी बैंक का होना जरूरी है। आप अपने शेयर्स कहां पर डिपॉजिट कराते हैं, कहां देते हैं? डिपॉजिटरी बैंक को देते हैं। वो क्या करता है? एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करता है शेयर्स के अगेंस्ट में, और किसको देता है? इन्वेस्टर्स को। और फॉरेन करेंसी में पैसा आता है और उस पैसे को वो इंडियन कंपनी को दे देता है। दैट्स इट, खत्म। जीडीआर इतना इजी है, कहीं पे भी टेंशन नहीं है बच्चों, ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर वापिस से समझते हैं, अगर एक इंडियन कंपनी को ग्लोबली कहीं से भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो एक अच्छा ऑप्शन क्या है सर? एन इंडियन कंपनी कैन इशू जीडीआर विद द हेल्प ऑफ डिपॉजिटरी बैंक, राइट? वहां पर हमने अपने शेयर्स दे दिए और डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है? ग्लोबली कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड जो भी ये जीडीआर में इन्वेस्ट करना चाहे कर सकता है डिपॉजिटरी बैंक की मदद से। वो डिपॉजिटरी बैंक से क्या लेगा? रिसिप्ट लेगा और बदले में पैसा डिपॉजिट करा देगा। इन्वेस्टमेंट हो गया उनका, और डिपॉजिटरी बैंक उस फंड को, जो फॉरेन करेंसी है, इंडियन कंपनी को दे देगा, राइट? अच्छी बात क्या चीज है इसमें? फीचर्स 2 मिनट में अगर रिवाइज करें तो सर, कैपिटल जो कलेक्ट होती है, देखिए मेन फीचर ऑफ जीडीआर में आ रहा हूं बेटा मैं। मेन फीचर्स ऑफ जीडीआर सर, जो कैपिटल कलेक्ट होती है जीडीआर के थ्रू फॉरेन करेंसी में होती है। इसका प्राइस जनरली फिक्स रहता है इन्वेस्टर के रेस्पॉन्स के ऊपर। अगर इन्वेस्टर ज्यादा डेडिकेटेड है तो हो सकता है प्राइस कुछ और इंक्रीज हो जाए। जो भी है वो म्यूचुअली पहले से ही फिक्स हो जाता है। देन इस टाइप के होल्डर्स को, शेयर होल्डर तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इन्होंने शेयर्स डायरेक्टली लिए नहीं। इन्होंने क्या लिया? इनको क्या मिला? इन्वेस्टर को रिसिप्ट मिला है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। किससे मिला? डिपॉजिटरी बैंक से। तो दीज आर नॉट दी शेयर होल्डर्स, दीज आर नोन एज दी जीडीआर होल्डर्स। इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। और जीडीआर की बात करें तो आपको ये इजीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, जैसे शेयर मार्केट के अंदर रहता है। ये ग्लोबल वर्ल्ड वाली बात आ जाती है बेटा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जीडीआर भी लिस्टेड होते हैं। वो आपको नॉर्मली एनएससी बीएससी में नहीं दिखेगा, उसके लिए आप थोड़ी और रिसर्च कीजिए, यू विल कम टू नो, राइट? ठीक है बच्चों। और लास्ट एक 5th पॉइंट नॉलेज का था, वो क्या था? जो फर्स्ट इंडियन कंपनी थी जिन्होंने जीडीआर इशू किया था, वो क्या था? वो कौन सी कंपनी थी? रिलायंस कंपनी। अगेन आई एम टेलिंग यू वन थिंग, अगर अभी भी थोड़ा सा फॉन्ट का प्रॉब्लम आता है, देखिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देने की भी कोशिश कर रहा हूं, तो प्रॉब्लम अगर आ रही है तो क्यों आ रही है? मेरे हिसाब से 100% कि बच्चे के पास बुक नहीं है। इफ यू हैव बुक, पेज नंबर 216 इज देयर, ओपन कीजिए। और अभी भी नहीं है तो इन विंटर वेकेशंस में ले लो। ये मत सोचो कि लास्ट 2 मंथ्स है, गलती से भी ऐसा फील नहीं आना चाहिए। ये कोई कपड़े नहीं है कि चलो 2 महीने नहीं खरीदे चल जाएगा। दिस इज योर बुक, राइट? सो यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू योर बुक, और उसको किसी को दो भी मत, सीधी सी बात है। ऐसा नहीं कि 12th में आगे तो 11th की बुक किसी और को दे दे। सॉरी टू से, these are the important useful tools। इन टूल्स को अपने पास रखोगे तो फ्यूचर, अगर आप में से कोई सीए एमबीए कुछ भी करना चाहे, यू नो बीकॉम भी करते हैं, तो वहां पर भी 11th 12th की बिजनेस स्टडीज आपको फिर से मिलेगी। तो ये आपकी असेट है और आपके पास ही रहनी चाहिए, राइट? एडीआर की बात करें तो एडीआर क्या था सर? नंबर 1, ये भी ऑनर्स फंड का पार्ट है, बिल्कुल ऑनर्स फंड का पार्ट है सर ये। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी इसको कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंस है भैया, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल सकता है आपको। सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके लिए? अगर एक शॉर्ट में अगर हम डिस्क्रिप्शन दें,
अबाउट एडीआर सर, केवल और केवल अमेरिका के सिटीजन्स के लिए बना है। आप देखिए क्या लैंग्वेज लिखी है, एन एडीआर इज जस्ट लाइक अ जीडीआर एक्सेप्ट दैट इट कैन बी इश्यूड टू अ सिटीजन ऑफ यूएसए ओनली, और ये यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहता है, राइट। और जो डिपॉजिटरी है उन्हीं के थ्रू ये इशू किए जा सकते हैं, कोई कंपनी डायरेक्टली इसको इशू नहीं कर सकती, राइट। क्लियर है। लास्ट लाइन में इसमें लिखा है, लास्ट लाइन में दो बातें लिखी हैं, एन ADR is an American dollar denominated instrument. Any American bank functioning as a depository can issue ADR. आप इंडिया से हैं, आपके यहाँ पे भी बहुत सारे बैंक्स हैं बेटा, प्राइवेट बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक है जिसको आप गवर्नमेंट बैंक भी कह सकते हैं। आप जरा सोचिए, यहाँ पर हम बात करें पहली बात एडीआर डॉलर में रिप्रेजेंट होगा ऑफ कोर्स। नंबर 2, केवल वही अमेरिकन बैंक जो वर्क कर रहा है एज ए डिपॉजिटरी वो एडीआर इशू कर सकता है, राइट। विंटर ब्रेक्स में जब भी आपको लगे सर एक बार जीडीआर थोड़ा सा बता दो, आप मैसेज कीजिए व्हाटएवर टॉपिक यू वांट टू डिस्कस ऑफ बिजनेस स्टडीज और अकाउंट्स, और थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हो सकता है उस समय में बिजी हूं, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट 100%। चलिए आज का जो फ्रेश टॉपिक है वो क्या है बच्चों, आईडीआर, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अगेन ये भी ऑनर्स फंड का ही पार्ट है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए एक अच्छी बात पता है आपको क्या दिख रही है इनमें, आपने एक नोटिस किया, इसमें से किसी भी जगह आप फिक्स इंटरेस्ट नहीं दे रहे। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़े, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, क्या कहीं आपने देखा कि इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है कंपनी को? नहीं सर नहीं, ये ऑनर्स फंड का पार्ट है। ऑनर मतलब मालिक, तो जब मालिक है तो उनको इंटरेस्ट क्यों देंगे? हाँ डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड मींस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स में शेयरिंग, हिंदी में लाभांश में हिस्सा, तो वो हम देंगे, बिल्कुल देंगे बेटा अगर प्रॉफिट होगा तो। चलिए एडीआर पे आते हैं जल्दी से और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों एक मिनट रुकिए। यस, एन आईडीआर इज आल्सो लाइक जीडीआर। अरे सर ये क्या बात हुई, ये सब जीडीआर के छोटे भाई हैं क्या? आप कह सकते हैं अप टू एन एक्सटेंट दीज आर द यंगर ब्रदर्स ऑफ जीडीआर। सबसे पहले भाई कौन? एडीआर, उसके बाद दूसरा भाई कौन? आईडीआर। क्या है इसके बारे में? एन आईडीआर इज आल्सो like GDR except that it is issued to the citizen of India only through IDR foreign companies। देखिए क्या लिखा है, through IDR foreign companies raise funds from Indian market। भाई एक बात सुनिए, क्या सब कुछ इंडिया के हिसाब से चलेगा क्या? भाई नॉलेज तो हर जगह वर्ल्ड वाइड होनी चाहिए, काम तो वर्ल्ड वाइड चलता ही है बच्चों। तो एक बात बताइए क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या चेंज आया, क्या ट्विस्ट आया? सर इसमें ट्विस्ट ये आया है कि इसमें क्या कह रहे हैं ये, थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनीज कैन रेज फंड्स फ्रॉम इंडियन मार्केट। जरा सोचिए, द फॉरेन कंपनी आईडीआर्स विल डिपॉजिट शेयर्स टू एन इंडियन डिपॉजिटरी, द डिपॉजिटरी इश्यूज रिसिप्ट्स टू द इन्वेस्टर्स इन इंडिया अगेंस्ट दीज शेयर्स। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक was the first global company to file for an issue of IDR in India। अब एक बात बताओ, एक फॉरेन कंपनी है, उनको पैसा चाहिए इंडिया से। भाई अभी तो बात कर रहे थे इंडिया कंपनी की, इंडियन कंपनी की, अगर इंडियन कंपनी को फॉरेन कंट्री से पैसा लेना है, फॉरेन से भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो जीडीआर इशू कर दो, और केवल अमेरिका से फंड चाहिए तो एडीआर इशू कर दो। अब थोड़ा फॉरेन कंट्री के हिसाब से भी चल लो, अगर फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी को इंडिया से पैसा चाहिए, इंडिया के लोगों से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो इंडिया में, कोई टेंशन नहीं है सर। ये आईडीआर केवल इंडिया के सिटीजन्स के लिए, फॉरेन कंट्री को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। क्या करेंगे फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्री की कंपनी, दूसरे विदेश की, फॉरेन की कोई कंट्री है, मतलब फॉरेन की अगर कोई कंपनी है, कंपनी वो क्या करेगी सर, अपने आईडीआर इशू किसके थ्रू करेगी? इंडियन डिपॉजिटरी बैंक्स के थ्रू। इंडियन डिपॉजिटरी बैंक्स जो इसमें डील करते हैं। सर कैसे करेंगे? फॉरेन कंट्री तो क्या फॉरेन कंपनी क्या करेगी सर, शेयर्स देगी किसको? डिपॉजिटरी को, ठीक है। और डिपॉजिटरी क्या करेंगे? इंडियन इन्वेस्टर्स को रिसिप्ट्स देंगे, और उस रिसिप्ट के ऊपर क्या होगा? इंडियन इन्वेस्टर को क्या देंगे बेटा? रिसिप्ट्स। कौन देगा रिसिप्ट्स?
कौन देगा रिसिप्ट, जरा सोचिए। हाँ जी बच्चों, थीम क्या है, रुकिए थीम क्लियर करते हैं। ऐसे नहीं भाई, लगेगा नहीं कि सर टाइम पास चल रहा है लास्ट डे, ऐसा नहीं लगना चाहिए, राइट। आइए, अगर कोई फॉरेन कंपनी है बेटा, अगर इन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है बच्चों, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो सर वो अपनी कंट्री में शेयर इश्यू करे ना, ठीक है, डिवेंचर इश्यू करे ना, कर दिया, तरह तरह से अलग अलग जगह से पैसे ले लिए, बट अभी भी और वही है कि बिजनेस एक्सपांड करना है, बड़े लेवल पर लेके जाना है, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो उनके पास एक ऑप्शन है कि आप आईडीआर इशू कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इफ यू वांट टू इशू आईडीआर, आप इंडियन डिपॉजिटरी पे आइए। जैसे इंडियन कंपनी फॉरेन डिपॉजिटरी के पास जाएगी, वैसे फॉरेन कंपनी इंडियन डिपॉजिटरी बैंक से संपर्क करेगी डेफिनेटली, और इनके पास अपने शेयर्स रख देगी कि भैया ये हमारे शेयर्स हैं, 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, व्हाटएवर, राइट। और इन शेयर्स के अगेंस्ट में डिपॉजिटरी आईडीआर इशू कर देंगे, किसको, इंडियन इन्वेस्टर्स को। किसको इशू कर देंगे बच्चों, इंडियन इन्वेस्टर्स। आप चाहें तो ये छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लगता है कि इससे दिमाग में क्लिक इजी हो जाए, राइट। तो बहुत इजी है सर, इसमें कोई भी बिग डील नहीं है। फंड्स की रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डिपॉजिटरी से हेल्प ले रहे हैं। डिपॉजिटरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर बच्चों, डिपॉजिटरी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, राइट। चलिए वापस से आते हैं टॉपिक पे। अब आपको विंटर्स में क्या करना है, ये रीड आउट करना है, रिवाइज करना है, सिंपल। और केवल 11th के सिलेबस के हिसाब से नहीं करना, गलती से भी नॉलेज के हिसाब से भी करना है, पेपर तो देना ही है डेफिनेटली। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, अब जरा ध्यान से सुनना जल्दी से। एलिजिबिलिटी ऑफ कंपनीज टू इशू आईडीआर, नंबर वन एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों, the issuing company must be listed in its home country and is not prohibited to issue securities by any regulatory authority. Number one, ये अपनी होम कंट्री के अंदर लिस्टेड हो स्टॉक एक्सचेंज में, और कहीं पे भी कोई इनके अगेंस्ट में कुछ नेगेटिविटी ना हो कि भाई हाँ भाई रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी है उन्होंने कुछ इनको मना कर रखा हो। मतलब सिंपल सी बात है कि सब चीज फेयर होनी चाहिए। ये अपनी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, नंबर वन, और वहां पर कहीं से भी किसी प्रकार का इनके ऊपर कुछ नेगेटिव कुछ भी ना हो, सिंपल। ऐसा नहीं है कि उनको वहां से प्रोहिबिटेड कर रखा है कि नहीं भैया आपकी कंपनी फ्रॉड है और आप इंडियन कंपनी में कर रहे हो, वो पता चल जाएगा ऑफ कोर्स। अगर इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट की एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, इंडियन डिपॉजिटरी से कोलैबोरेट करते हैं, तो वो पहले पता तो लगाएंगे ही लगाएंगे कि इस कंपनी की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। अगर ये कंपनी दुबई की है तो इसका क्या इतिहास रहा है, क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इनका प्रॉफिटेबिलिटी रहा है, क्या ये वहां के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, क्या वहां पे गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर रखा है इस कंपनी को, सब कुछ ओके है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इट हैज नेट टेंजिबल असेट ऑफ एटलीस्ट 3 करोड़ इन 3 इयर्स कंटिन्यूअसली। इनकी नेट असेट कम से कम 3 करोड़ रुपए होनी चाहिए भाई, ताकि भाई आप इंडिया के लोगों से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रख रहे हो, कल को आप पैसा लेके भग गए, खा गए, लॉस हो गया तो अगर आपकी 3 करोड़ की 3 करोड़ की नेट टेंजिबल असेट है, ठीक है, कानून बना दिया इनके लिए, नियम बना दिया बेटा, सिंपल, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, इट मस्ट हैव नेट वर्थ ऑफ 1 करोड़ इन ईच प्रीसीडिंग 3 इयर्स। नेट वर्थ, व्हाट इज दिस नेट वर्थ सर, ओवरऑल नेट वर्थ, फाइनल जो भी पैसा, हमारी जो मेन असेट्स है, नेट वर्थ है जिसमें प्रॉफिट प्रॉफिट सब चीजें शामिल हो जाती हैं, वो कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़। नियम है बेटा 3 छोटे छोटे, और पहला नियम है तो कोई टेंशन ही नहीं होना चाहिए। सेकंड और थर्ड कुछ याद करने वाली बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। टेंजिबल असेट 3 करोड़ होनी चाहिए, नेट वर्थ ओवरऑल जो हमारी एक कंपनी की नेट वर्थ है वो 1 करोड़ होनी चाहिए पिछले 3 साल के अंदर, राइट। नेक्स्ट, रिजर्वेशन की भी बात कर दी कि हाँ अगर आईडीआर की बात करें तो इसके लिए कुछ रिजर्वेशन है। एक बात सुनिए, आप मुझे एक बात पर्सनली थोड़ा सा है ना सोच के बताइए। एक बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी है, भले वो इंग्लैंड की है, भले वो लंदन की है, इंग्लैंड कहीं की भी है, अमेरिका की है भले, और वो हमारी कंट्री से इन्वेस्टमेंट की उम्मीद रख रहे हैं, करते हैं लोग बेटा। अगर एक ब्रांडेड कंपनी है तो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये नहीं सोचते कि ये अमेरिका की है या ब्राजील की है या ये दुबई की है, डजंट मैटर। तो इसके लिए आईडीआर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन जो लॉज है उसके अंदर कुछ रिजर्वेशन बनाया गया। रिजर्वेशन क्या दिख रहा है बच्चों बताइए, एटलीस्ट 50% ऑफ द इशू इज टू बी एलोकेटेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये जो इंस्टीट्यूशनल बायर होते हैं ये बल्क में
कुछ बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बल्क में शेयर्स परचेज करती है या बल्क में आईडीआर परचेज करती है, तो इनके लिए एक नियम बन गया 50% तो हम किसको देंगे, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, समझ लो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, ठीक है। 30% किसको दे सकते हैं आईडीआर, 30% किसको दे सकते हैं, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग सिंपल, एंड बैलेंस 20% ऑफ द इशू टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं। मान लीजिए इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है या एसबीआई है जो ये आईडीआर इशू करता है, तो हम वो बैंक अपने एम्प्लॉयज को भी कुछ शेयर्स दे सकते हैं। शेयर्स बोले तो आईडीआर, शेयर्स बोले तो यहाँ पर क्या है शेयर्स का नाम, आईडीआर। तो थोड़ा सा हमने क्या किया, एक कैटेगरी बना दिया कि 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देंगे बल्क में सीधा, 30% किसको देंगे, हम जैसे आम इंसान को, और 20% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई भी इंसान कह सकते हो आप, इसमें स्पेशली इन्होंने कैटेगराइज किया एम्प्लॉयज को। जो भी बैंक इशू कर रहा है आईडीआर, वहां के एम्प्लॉयज 20% तक ले सकते हैं आईडीआर। मैं फिर आपके साथ एक चीज डिस्कस कर रहा हूं, क्लास के बाद एटलीस्ट वन टाइम बच्चे को घर पे ये वापस से रीड आउट करना चाहिए। उसके बाद भी है ना 90% तक एक्यूरेसी आता है। जितना ज्यादा आप पढ़ते हैं 100% धीरे धीरे ही आप आते हैं, राइट स्टूडेंट्स। ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता कि बिजनेस स्टडीज जैसे सब्जेक्ट में या अकाउंट्स में भी या इकोनॉमिक्स में भी एक बार में सेट एकदम नहीं बेटा। और जितनी ज्यादा आप रिवाइज करते हैं कुछ ना कुछ नए आइडियाज आते हैं कि यार आईडीआर की बात की है तो चलो नेट पे देखें कौन कौन सी इंडियन कंपनीज है जो आईडीआर इशू करती हैं, बैंक्स का कौन कौन से डिपॉजिटरी बैंक है। तो धीरे धीरे क्या होता है, क्रिएटिविटी भी आता है, अटैचमेंट भी इंक्रीज होता है सब्जेक्ट के साथ, सिंपल। बाकी इन तीनों का शॉर्ट एनालिसिस आप लास्ट में समरी में अपनी बुक्स में देख सकते हैं बेटा, ठीक है। ये सब ऑनर्स फंड की बात थी, जिसमें सबसे मेन क्या क्या आते हैं ऑनर्स फंड के अंदर, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, देन रिटेन अर्निंग, और इसके बाद सबसे मेन तो बेटा जीडीआर एंड एडीआर ही है। आईडीआर फिर भी ठीक है, इतना नहीं दिखेगा आपको, बट जीडीआर एडीआर को आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट बच्चों। तो दो छोटे छोटे केस हैं, आप प्लीज अपने आप 2-3 केस अपने आप रीड आउट कर सकते हैं। हम जल्दी से स्पीडली बोरोड फंड के ऊपर आते हैं। बोरोड फंड का मतलब क्या है, हमने कहीं से पैसा बोरो किया और फ्री में नहीं, बोरो किया तो उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा सर, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ्री में थोड़ी ना होगा सर, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़े बेटा जल्दी से, ठीक है। बोर मत होना भाई, नींद मत लेके आना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है प्लीज, राइट। नींद नहीं आनी चाहिए आपको सुबह सुबह। ट्रेड क्रेडिट जो बोरोड फंड का पार्ट है, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब देखिए इसमें कुछ चीजें शॉर्ट टर्म फाइनेंस की है। देखिए अगर आपको कहीं से पैसे चाहिए इंटरेस्ट पे, तो दो ऑप्शन होते हैं ना मेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। ट्रेड क्रेडिट शॉर्ट टर्म फाइनेंस का पार्ट है, राइट। पब्लिक डिपॉजिट्स मीडियम टर्म फाइनेंस का पार्ट है, बताऊंगा मीडियम टर्म भी क्या होता है, राइट। देन देखिए नेक्स्ट, डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स, सर ये भी बोरोड फंड का पार्ट है, और ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको पैसा चाहिए आप अपने डिबेंचर इशू कर दो। नेक्स्ट कॉमर्शियल बैंक्स, सर ये भी बोरोड फंड का पार्ट है, और ये शॉर्ट और मीडियम टर्म फाइनेंस के अंदर आते हैं। कॉमर्शियल बैंक्स हैं बेटा अपनी कंट्री में, राइट। इनका मेन काम क्या है, लोगों को हेल्प करना, बिजनेसमैन को हेल्प करना, उनको लोन्स प्रोवाइड करना और इंटरेस्ट लेना, सिंपल। आगे चलिए, नेक्स्ट लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिनका काम केवल और केवल फाइनेंस प्रोवाइड कराना है, राइट। और जिसमें बहुत सारे ब्रांड्स है बेटा इंडिया में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट, मुथूट फाइनेंस, ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। और बेसिकली बोरोड फंड के अंदर भी ये किस कैटेगरी में आते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आते हैं, राइट। और इसके बाद एक और छोटी सी चीज आ जाती है, दैट इज आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ये इतना आपको नहीं दिखेगा रियल लाइफ में, आपको अकाउंट्स और से रिलेटेड इतना फिर भी नहीं, खत्म, फिनिश। तो आइए सबसे पहले देखिए कितनी चीजें इसके अंदर, 5 चीजें जो हमें डिस्कस करनी है, और स्पीडली जितना हम कर सकते हैं आज करेंगे, और नहीं तो फिर आप अपने घर पे रिवाइज करना, आफ्टर द वेकेशन एक दिन और लेके कर लेंगे बेटा, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले मैं चाहता हूं हम सब मिलकर डिबेंचर पढ़ें। आप सभी ने शेयर पढ़ा है ना बेटा, इसलिए डिबेंचर भी उसके बड़े भैया हैं। और सुन लीजिए पूरा प्रैक्टिकल 2 चैप्टर है बेटा 12th अकाउंट्स में, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। किसको,
डिबेंचर को। क्या चीज है सर? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, या एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. अब देखिए सिंपल सी कहानी है, क्या है डिबेंचर सर? अ पीस ऑफ पेपर, जैसे शेयर सर्टिफिकेट है वैसे ही डिबेंचर सर्टिफिकेट है। अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो एक और काम कंपनी क्या कर सकती है सर? कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। इसका फेस वैल्यू जर्नली 100 रुपीज होता है एक डिबेंचर का, ठीक है। कुछ खास बात क्या है? फिक्स रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है हर साल, भले कंपनी प्रॉफिट में है भले कंपनी लॉस में है, फिक्स इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इज इट ओके? और फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा, जिसे हम रिडेम्पशन बोलते हैं। अगर आपने डिबेंचर इशू किए 6 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए, इस टाइम पीरियड के बाद आपको जनता का पैसा रिटर्न करना ही करना पड़ेगा। नो इफ एंड बट। आइए आगे पढ़ते हैं। डिबेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटीज issued under borrowed fund capital. Debentures are instruments for raising long term debt. देखिए यहाँ पर कैपिटल वर्ड ये यूज तो कर रहे हैं, कैपिटल कभी भी नहीं आता। जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे डिबेंचर के साथ कैपिटल वर्ड अटैच गलती से भी मत करना। डिबेंचर्स आर कॉल्ड क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी। भाई हमने लोगों को कहा कि भाई शेयर तो बेच दिए, डिबेंचर लेने हैं क्या? लोगों ने कहा, उषान ने कहा, कुशाग्र ने कहा, विशाल ने कहा, लक्ष्य ने भी कहा, यशवर्धन ने भी कहा कि सर बेनिफिट क्या है भाई? भाई सिंपल सी बात है, आप में से एक रिलायंस कोई एम्प्लॉय आपके पास आया रिलायंस कंपनी का कि भाई डिबेंचर खरीद लो 1 लाख रुपए के या 2 लाख के या वट एवर अमाउंट। आपने पूछा क्या बेनिफिट है भाई, क्यों खरीदे? तो आपको बेनिफिट बताए गए कि सर देखिए लोन की तरह ट्रीट किया जाता है, आप मालिक तो नहीं कहलाओगे बट लोन, कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो, और लोन दे रहे हो तो उसके ऊपर क्या कंपनी आपको देगी सर? फिक्स इंटरेस्ट देगी, और सर फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपका पैसा रिटर्न भी कर देगी। कितनी सिंपल सी कहानी है। और सर हम आपको बदले में एविडेंस के रूप में सर्टिफिकेट भी देंगे, वी विल गिव यू सर्टिफिकेट ऑल्सो, ठीक है। बताओ कितने रुपीस के डिबेंचर्स खरीदने? और एक बात बता दूं मैं आपको, डिबेंचर करोड़ों में बिकते हैं, करोड़ों में। क्यों? क्योंकि अच्छी बात है, फिक्स रेट से क्या मिलता है? इंटरेस्ट, और रिटर्न का भी गारंटी है 5 साल 6 साल 7 साल बाद कब आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। सिंपल। देखिए नेक्स्ट लाइन में, अ डिबेंचर कैन बी डिफाइंड as a document or a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement, हाँ भी कि हमने आपसे डेप्ट के रूप में पैसे लिए हैं, लोन के रूप में पैसे लिए। होल्डर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। आप जरा समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम आपको। होल्डर ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। समझ रहे हैं बेटा? अब इसके क्या क्या फीचर है? मतलब अगर आपने डिबेंचर खरीदे तो आप डिबेंचर होल्डर कहलाओगे, और शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर होल्डर कहलाते हैं। देखिए कई जगह आपको ऐसा लगेगा बेटा कि लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, हो सकता है पहली 2 लाइन की लैंग्वेज आपको अच्छी नहीं लगी, कोई जरूरी नहीं है कि एज इट इज लिखना है। आप नेट से गूगल पे सर्च कीजिए, जो मैटर आपको अच्छा लगता है, जो डिबेंचर को अच्छे से एक्सप्लेन करता है, आप वैसा भी पेपर में कभी भी अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, अप टू एन एक्सटेंट, मना नहीं है। डेफिनेशन वगैरह अगर बिजनेस में होती है तो वो एज इट इज लिखनी होती है, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है इसके? सर पहला फीचर बोरोड फंड के अंदर आता है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है सर। शेयर्स में ऐसा नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड देगी कंपनी, नहीं हुआ तो नहीं देगी। बट इफ यू टॉक अबाउट डिबेंचर्स, देना ही देना पड़ेगा। सिक्योरिटी, most of the time debentures are issued against the charge of some fixed assets of the company। कई बार सुनना ध्यान से, ये हमेशा नहीं होता बेटा, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ये हमेशा नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कंपनी डिबेंचर कैसे कैसे इशू करती है? अगेंस्ट द चार्ज ऑफ सम फिक्स असेट। मान लीजिए आपको बैंक से 10 करोड़ का लोन चाहिए, आपको बैंक से 10 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक में कहा कुछ गिरवी रखो, और आपने कहा देखो ज्यादा कुछ तो नहीं, एक फैक्ट्री के पेपर हैं 2 करोड़ के, वो रख लीजिए। बैंक ने कहा और भी सिक्योरिटी चाहिए, हमने कहा ये लैंड एंड बिल्डिंग वट एवर पेपर्स रख दिए आपने एज गिरवी, एज ए सिक्योरिटी। बैंक कह रहा है कुछ और,
आपने कहा भाई एक काम करो, हमारे डिबेंचर रख लो, सर्टिफिकेट है, कॉमन सील लगी है, कोई टेंशन ही नहीं है। बैंक ने आपके डिबेंचर गिरवी रख लिए, गिरवी रखे हैं एज ए सिक्योरिटी विद द कंडीशन की जैसे ही आप धीरे धीरे पूरा रीपेमेंट कर देंगे, हम आपके डिबेंचर सर्टिफिकेट आपको रिटर्न कर देंगे। तो होगी ना सिक्योरिटी वाली बात। भाई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट की तरह डिबेंचर सर्टिफिकेट भी है, राइट। और कंपनी ने क्या किया, अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट बैंक के पास गिरवी रख दिए। हमेशा नहीं, अगर हम जनता से पैसा ले रहे हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हैं, तो पब्लिक को थोड़ी ना कहेंगे लो हमारी फिक्स एसेट रख लो आप गिरवी या उसके पेपर। नहीं नहीं नहीं, ये तो आपने कोई बड़ा अमाउंट लिया और बैंक से लिया, तो आप बदले में क्या कर सकते हैं, वहां पर अपने डिबेंचर के सर्टिफिकेट इश्यू कर दीजिए, गिरवी ही तो है। इट मींस व्हाट, कि जैसे ही आप पेमेंट पूरा करेंगे, आपके सर्टिफिकेट आपको बैंक रिटर्न कर देगा। इज इट ओके स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, रिडीमेबल। सर क्या होता है रिडीमेबल? अरे जब आप बेचते हैं तो उसे बोला जाता है इशू ऑफ डिबेंचर। जब आप बेचते हैं, बिकॉज खाने पीने का प्रोडक्ट नहीं है, क्या प्रोडक्ट है सर? एक सर्टिफिकेट है जो कंपनी इशू कर रही है अगेंस्ट कैश, जनता से पैसे लिए बदले में डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर दिए। जिस दिन पैसा रिटर्न करेंगे उस दिन हम उसे क्या नाम बोलेंगे? रिडेम्पशन, मतलब पैसा लौटाना, लोन का रीपेमेंट करना। इज इट ओके? इज इट ओके स्टूडेंट्स? आगे चलिए जल्दी से। सर नेक्स्ट, मतलब ये पढ़ भी लीजिए, डिबेंचर्स आर ऑलवेज रिडीम और पेड बैक ऑन एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स टाइम पीरियड। एक फिक्स टाइम पीरियड पूरा होते ही हम पैसा रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नो वोटिंग राइट सर, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है सर। ये ऑनर फंड का पार्ट ही नहीं है तो इनको हम कैसे वोटिंग राइट देंगे? खत्म। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना प्लीज। When a large number of debenture are sold to the general public, then usually a trustee is appointed. Trustee can be a bank or financial institution. The trustee is appointed to ensure that the borrowing firm fulfill its contractual obligations. मैं एक बात बताओ, एक कंपनी है, अब डिबेंचर का पैसा डायरेक्टली आपसे कैसे ले? तो बीच में एक ट्रस्टी डिक्लेयर करना पड़ता है। ट्रस्टी बैंक भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी, जो पूरा रोल प्ले करेगा। जो पूरा रोल प्ले, सर रोल प्ले करेगा मतलब व्हाट डज इट मीन? सर जनता, अगर आपको रिलायंस कंपनी के डिबेंचर खरीदने, तो रिलायंस बीच में क्या करेगा? एक बैंक को ऑथोराइज करेगा या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि इनकी मदद से ये अपने डिबेंचर बेचेंगे। किसको? पब्लिक को। भाई पब्लिक रिलायंस कंपनी तक पहुंचेगी कैसे? तो हमने कहा भैया देखिए ये हमारा बैंक अकाउंट, ये हमारा डिटेल्स है, सारी चीजें हमारी एक्नॉलेजमेंट डिटेल्स, हमारी कंपनी का जो भी डिटेल्स डिस्कशन है वो आप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर बैंक के साथ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ। कब आपको किस रेट में डिबेंचर मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना हम आपको पैसा रिटर्न करेंगे, कब रिटर्न करेंगे, उसके लिए हमें क्या अपॉइंट करना पड़ता है? कंपनी को ट्रस्टी। क्या अपॉइंट करना पड़ता है बेटा? क्या अपॉइंट करना पड़ता है? ट्रस्टी, जिसकी हेल्प से कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर अपने डिबेंचर इजीली इशू कर देती है। खत्म। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली जो बनती है वो ये बनती है, डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। आई कैन गिव यू गारंटी, आप अगर घर पे इसको स्टडी करते हैं, मैक्सिमम बच्चों को अपने आप समझ में आ जाएगा। और ना समझ आए कोई पॉइंट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, 100%, कोई टेंशन नहीं। आप देखिए शेयर्स की कंडीशन में क्या लिखा हुआ दिख रहा है? शेयरहोल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बियरर्स ऑफ द कंपनी, वेयरएज डिबेंचर्स की बात करें मिनिमम रिस्क होता है। सर क्यों? क्योंकि जनता, ये कंपनी जनता को पैसे लौटाएगी, वो भी फिक्स टाइम पीरियड के बाद। ये देखिए ना लिखा है, डिबेंचर्स आर जनरली रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जबकि शेयर्स के साथ ऐसा नहीं होता। केवल किसके अंदर होता है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अदरवाइज बाकी में कब पैसा मिलता है? जब कंपनी अपना बिजनेस क्या करेगी? वाइंड अप करेगी। और जनरली एक कंपनी, अ फेयर बिजनेस remains continue for a very long term period as per the going concern concept। कोई टेंशन नहीं है सर, राइट बच्चों? तो सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद आज हमने बोरोड फंड का एक चीज तो क्लियर कर लिया, दैट इज डिबेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स। एक आध चीज और हमें क्लियर करनी चाहिए, जैसे कि नंबर 1 हमें दिख रहा है सबसे पहले, आप पब्लिक डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट और हम अभी क्या भी कर सकते हैं। सर क्या मतलब है ट्रेड क्रेडिट? आप जरा चेक कीजिए कितना इजी है। सर ट्रेड क्रेडिट refers to
an arrangement whereby a manufacturer is granted credit from the supplier of raw material, inputs, spares part. अब आप समझिए, अगर आपको फंड्स की रिक्वायर, आप अगर अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, गुड्स बनाते हैं, तो गुड्स खरीदने के लिए कहीं से क्रेडिट की फैसिलिटी भी चाहिए बेटा, मनी की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये कौन सी मनी की रिक्वायरमेंट है? शॉर्ट टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? सर बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं ना हम क्या कर सकते हैं? क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं, इनपुट स्पेयर पार्ट्स। द सप्लायर्स, ये तो अकाउंटिंग टर्म है बेटा, क्रेडिटर्स बोलो या सप्लायर्स बोलो, बात एक ही है। क्या लिखा है आगे जरा देखिए, the suppliers allow their customers to pay their outstanding balance within a credit period. Generally, the duration of trade credit is 3 to 6 months, and this is a short-term financing facility. और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका नेचर ऑफ फर्म क्या है, साइज ऑफ द फर्म क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, खत्म। भाई मुझे एक बात बताइए, इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मनीष की एक कंपनी है, मनीष प्राइवेट लिमिटेड। मनीष प्राइवेट लिमिटेड, जहां ये खुद प्रोडक्ट्स क्या करता है? मैन्युफैक्चर करता है बच्चों। तो मुझे आप सब बताइए एक बार जरा सोच के, क्या इसे ट्रेड क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? क्या इसे ट्रेड क्रेडिट की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती? जरा सोचिए, जरा सोचिए बच्चों, इस चीज के ऊपर डिस्कशन कीजिए अपने दिमाग के साथ। सर 100% ट्रेड क्रेडिट की रिक्वायरमेंट किसको? मैन्युफैक्चरर को रहती ही रहती है। इज इट ओके? क्यों रहती है? सर बल्क में अगर हम बहुत बड़े में गुड्स परचेज कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सर वी नीड रॉ मटेरियल, कुछ रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट्स, इनपुट चाहिए, तो उसके लिए क्रेडिट पे परचेज करना पड़ता है हमें, क्योंकि कितना फंड होता है सोचिए, करोड़ों रुपए। अगर हम बल्क में बड़े लेवल की बात करें, तो आज अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है, लेकिन क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू, ट्रेड क्रेडिट के थ्रू यू कैन अरेंज फंड्स, यू कैन अरेंज फंड्स। लेकिन ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आता है। ये किस में आता है बच्चों? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के अंदर आता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि उधार गुड्स खरीदा, रॉ मटेरियल, और जिससे खरीदा उसे कहा आपने कि पैसे 3 साल बाद देंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा स्टूडेंट्स, राइट? इज इट ओके? आगे देखिए क्या लिखा है, इसके फीचर्स। रेडिली अवेलेबल है, ऑफ कोर्स, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, जैसे आप अकाउंट्स में पढ़ते हैं गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वही सेम चीज। फ्लेक्सिबल है, कोई रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है कि भैया अलग से इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा ब्याज का, नहीं नहीं नहीं। इंक्रीज इन प्राइसेस, समटाइम्स द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस of the commodity or raw material supplied if he is selling goods on credit। तो ये भी एक बात अच्छी हो सकती है। क्या लिखा है बेटा? Sometimes the supplier may increase the price of the commodity or raw material supplied if he is selling goods on credit। भाई एक बात सुनिए, अगर आप उधार बेच रहे हैं तो आप कई बार ये भी एक फीचर है कि थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं। जो सेलर है, अभी तो हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, हमें ये फैसिलिटी मिलती है, तो एक फीचर की बात है कि अगर आप क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है कि सेलर गुड्स का प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज भी कर सकता है। भाई मनीष ने कहा मुझे उधार चाहिए, वैसे मनीष ने जब रेट पता किया रॉ मटेरियल का, तो उसको पड़ रहा था 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। उन्होंने कहा कि भैया क्रेडिट पे परचेज करना है, सेलर ने कंफर्म किया यू वांट टू परचेज ऑन क्रेडिट, तो रेट 52 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है जी, उधार खरीदना है तो 52 रुपीज पर यूनिट है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि प्राइस इंक्रीज हो सकता है अगर आपने ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी अवेल की है तो, राइट? लीगल एक्शन इन ट्रेड क्रेडिट, द बायर जनरली इश्यूज अ प्रॉमिसरी नोट। क्या होता है भाई प्रॉमिसरी नोट? सर कोर्ट का स्टाम्प पेपर, जहां हम खुद चलाकर प्रॉमिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम एक फिक्स टाइम के बाद पैसा दे देंगे, राइट? और अगर नहीं दिया तो सप्लायर क्या ले सकता है? सर लीगल एक्शन ले सकता है। दैट्स इट, फिनिश। फिनिश स्टूडेंट्स। हमने बोरोड फंड के अंदर दो चीजें आज मेन पढ़ी हैं, डिबेंचर और ट्रेड क्रेडिट, और ये दो यूजफुल वर्ड्स, और एक पब्लिक डिपॉजिट्स भी है। तो ड्यू टू टाइम का प्रॉब्लम जो भी इशू है, हम इसको यही वाइंड अप करते हैं बेटा। एंड आई एम सजेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज आप इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जैसे स्कूल रीओपन होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट
और जो भी एक आध टॉपिक इसके अंदर बचा है मैं विद इन 2 days कंप्लीट करा दूंगा बच्चों। बट प्लीज आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस चैप्टर के पीछे जो भी OTQs दिख रहे हैं आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, केस स्टडीज दिख रही हैं, नोट डाउन कर लीजिए अपने रजिस्टर में, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके भी मार्क्स कहीं ना कहीं आपके मार्कशीट में अफेक्ट करेंगे। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो नहीं भेज रहे हैं कि भाई कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय एंड ऑल, तो ठीक है, फिर मार्क्स के एंड ऑल पे, और ठीक है फिर क्या कर सकते हैं, वही है ना कि एज अ टीचर आई कैन मोटिवेट यू कि प्लीज सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहिए, दैट्स इट, राइट स्टूडेंट्स।